हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, उसके हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्लास को स्टार्ट करूं इसके पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छा आपके लिए और भी ज़्यादा ट्रिकी और ईजी तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट अवेलेबल कराऊँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने पहले बताया कि टेट की साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान जिसको कहते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान जिसका पार्ट 30 नंबर का होता है। यूपी टेट में सबको पता है कि 5 पार्ट होते हैं साइकोलॉजी के, हिंदी के, संस्कृत या इंग्लिश लो या ईवीएस लो, मैथ लो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट में जो 2018 में सीडीपी पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उसमें से आधे लिए हैं। 15 आज करवाऊंगी, 15 कल करवा दूंगी। तो मैं दोनों को मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। और आपके टेट के लिए मैं सारे एग्जाम जितने भी हिंदी, संस्कृत, सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले उनको सॉल्व कराऊंगी, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगी और इसके साथ साथ टॉपिक भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी जो भी वीडियो आए आप लोग देखिए, उससे नोट्स बनाइए। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। ये कह रहा है कि कोहलर के अनुसार सीखना क्या है। संज्ञानात्मक संकार्य है, स्वायत्त या दृक्ष क्रिया है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तब तक आप लोग अपने मन में अपना आंसर सोच लिया करें, ताकि जब मैं बताऊँ तो आप लोग उससे मिला सकें। अगर आपका सही है गलत है तो उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल में हैं। तो इसके हिसाब से कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, एक संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, कोहलर के अनुसार क्या है कि कोहलर के अनुसार हाँ ठीक है, संज्ञानात्मक संकार्य है। तो कोहलर के अनुसार, कोहलर के बारे में और कुछ भी बता देती हूँ। कोहलर के बारे में ये बताना चाहती हूँ, कोहलर जो है इसने क्या किया था, उसने चिंपैंजी मतलब वनमानुष है, वनमानुष पर उसने प्रयोग किया था। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था बाल मनोविज्ञान में, आप लोगों ने बीएड या बीटीसी जो भी किया उसमें पढ़ा होगा आपने, कि कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग वस्तुओं पर, अलग अलग जानवरों पर अपने अपने प्रयोग किए। किसी ने चूहे पर, किसी ने कबूतर पर, किसी ने बंदर पर, किसी ने बिल्ली पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, पावलॉ ने कुत्ते पर किया। तो उसी तरह कोहलर जो है इन्होंने चिंपैंजी पर किया था, मतलब वन मानुष पर किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो वन मानुष पर प्रयोग करके जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का नाम क्या था। इस सिद्धांत का नाम था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये एक सिद्धांत के कई अलग अलग नामों से जाने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहो, सूझ का सिद्धांत कहो, सब अलग अलग नामों से, इसके कई अलग अलग नामों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन सबका है वही, मेथड वही है, टॉपिक वही है, प्रयोग भी उन्हीं के द्वारा, लेकिन उनके अलग अलग नामों से जाने। जैसे कोहलर ने जो प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, उन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी उसे ही कहा, सूझ का सिद्धांत भी उसे ही कहा। ठीक है, तो इनके अनुसार जो ये था, कोहलर के अनुसार, कोहलर ये सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है, सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है। ठीक है, संज्ञानात्मक संकार्य है या कार्य है, बात वही है। तो इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देती हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखे। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। कह रहा है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। पहला है अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, दूसरा शब्दों के निर्माण से, तीसरा वाक्यों के निर्माण से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद ही पढ़ने से पता चला होगा। क्योंकि भाषा की, अगर हम कहें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, वर्णों के एक क्रमागत सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के समूह से भाषा बनती है। तो नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ कर, तो प्रारंभ कहाँ से होगा, शुरुआत से होगी। तो शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, अक्षर है, अक्षर और शब्द। तो हमारा आंसर यहीं पे दिख गया कि क्या है हमारा, दूसरे का पहला ए नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए होगा इज द राइट आंसर। क्योंकि अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से ही भाषा का निर्माण होता है, भाषा हम सीख सकते हैं।
पहले अक्षरों को पहचानेंगे, फिर शब्दों का निर्माण करेंगे, फिर वाक्य बनाएंगे, फिर वाक्य से भाषा बन जाएगी। दूसरे का पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये 2018 के नवंबर में जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसी के क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम। अगर किसी को विश्वास ना हो तो वो एक बार चेक कर लेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, केवल विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, सामान्य एवं विशिष्ट छात्र, बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। समावेशी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो समावेशी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि समावेशी कक्षा का मतलब ये है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर जाति, लिंग, धर्म, मतलब जाति, लिंग, धर्म और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो भिन्न भिन्न बच्चे होते हैं उन सब को बिना भेदभाव के एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में समान रूप से शिक्षित करना, समान रूप से सिखाना या शिक्षा देना, ये क्या है, समावेशी कक्षा है। मतलब कि क्या, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य बच्चा, सबको समान रूप से शिक्षा देना, एक ही कक्षा में समान रूप से अवसर प्रदान करने, क्या समावेशी कक्षा है। तो किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं मैंने पूरा बता दिया आपको। तो इसमें केवल विशिष्ट छात्र होंगे, नहीं, मैंने बताया कि सामान्य और विशिष्ट दोनों होंगे। विशिष्ट क्या होते हैं, विशिष्ट का मतलब प्रतिभाशाली भी हो सकता है, दिव्यांग भी हो सकता है। विशिष्ट का मतलब विशेष होना चाहिए, ठीक है, तो वो अलग होना चाहिए सामान्य से। दिव्यांग भी हो सकते हैं, प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, तो ये सारे विशिष्ट क्या हैं, विशिष्ट में आ जाते हैं। तो पहला क्या है, केवल विशिष्ट छात्र, बिल्कुल गलत, क्योंकि केवल विशिष्ट छात्र हो ही नहीं सकते। दूसरा बी, केवल सामान्य छात्र। जहाँ पे भी, अगर आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, साइकोलॉजी में जहाँ भी आपको लगे कि केवल केवल शब्द जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे 99.9% ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। केवल एक निगेटिव शब्द है जिससे वो आंसर हो ही नहीं सकता, 99.9% नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर कभी तुक्का भी मारे तो ये देख कर मारिएगा कि उसमें केवल है या नहीं है, ठीक है। तो तीसरे का सा क्वेश्चन क्या, सामान्य एवं विशिष्ट छात्र, और डी क्या है, बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। तो बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र ये नहीं होगा, ये जरूरी नहीं। सामान्य एवं विशिष्ट छात्र मतलब इसमें सामान्य भी होंगे, विशिष्ट भी होंगे, सबको मिक्स करके समान अवसर एक ही कक्षा में समान रूप से पढ़ाया जाएगा। यही क्या है हमारा समावेशी कक्षा का रूल है, ठीक है। समावेशी कक्षा ऐसे ही होती है। तो तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। मैं इसलिए 2 बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि आप लोग भी कभी भी हड़बड़ी में जल्दी में क्वेश्चन गलत ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, उसके बाद आंसर लगाने में टाइम नहीं लगता। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर आते हुए भी गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। तो पहला फोर्थ क्या, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, दोस्त नहीं है, दोष है, सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, पठन दोष है, गणना दोष है, और तीसरा क्या है, इनमें से, चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अधोलिखित गणित संबंधी का, जहाँ पे गणित की बात आ गई तो गणित का मतलब क्या है, कैलकुलेशन से, ठीक है। गणित संबंधी दोष कहाँ है, मतलब गणित में क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन ही तो ज़्यादा करते हैं, हर जगह तो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन मतलब गणना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, निरस्ता संबंधी दोष नहीं, पठन दोष, पठन मतलब पढ़ने से, तो पढ़ने वाला दोष नहीं, गणित संबंधी दोष पूछ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। गणना दोष क्या हो जाएगा हमारा, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्या है हमारा, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। अ, क्षमता निर्माण का भाव, ब, अलगाव, सी, अभिभावकों की दावेदारी का न होना, डी, संवेदनशीलता, ठीक है। 5वां के क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार पढ़, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर से पढ़िए। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, मतलब समावेशी मैंने समझाया समावेशी क्या है, तो उसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक है, क्षमता निर्माण का अभाव होना चाहिए, ठीक है। ये भाव नहीं है, ये अभाव है। आई थिंक क्वेश्चन मैंने ऑप्शन गलत टाइप कर दिया, हाँ अभाव है, यहाँ पे अभाव कर लीजिएगा, मतलब यहाँ पे क्या है, ये अभाव है,
ठीक है, नहीं तो 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर भाव कर देंगे तो 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो क्या क्षमता निर्माण का अभाव था, मैंने भाव कर दिया। तो 5 एक क्या है, क्षमता निर्माण का अभाव है, मतलब निगेटिव ऑप्शन है, मतलब ये गलत हो गया। अलगाव तो कभी हो ही नहीं सकता किसी भी ऑप्शन में, किसी भी, मतलब मोस्टली करके अलगाव एक निगेटिव शब्द है जो कभी बहुत ही कम पॉसिबल होता है कि इसके ये आंसर हो, ठीक है। और सी क्या है, अभिभावकों की दावेदारी का ना होना मतलब निगेटिव है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या लास्ट में, संवेदनशीलता, इसको बिना देखे बिना सोचे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप पहले निगेटिव जो आंसर है, निगेटिव शब्द ढूंढ के उनको कट कर दीजिए, उसके बाद जो भी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 का डी नंबर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग क्या है, संवेग पहले आप समझ लें। संवेग मतलब ये है कि जब, मतलब कि वाटसन के अनुसार, वाटसन ने एक परिभाषा दी थी कि व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था क्या होती है, संवेग होती हैं। उत्तेजित का मतलब कि जब वो गुस्से में हो या काँप रहा हो, या मतलब कि अपनी सामान्य स्थिति से अलग हो, ये कहने का मतलब जैसे नॉर्मल इंसान होता है वैसा ना हो, अपनी सामान्य स्थिति से अलग हो, रो रहा हो या बहुत गुस्से में हो या बहुत काँप रहा हो, कुछ भी हो, मतलब सामान्य, जैसे क्रोध, प्रेम, भय, घृणा, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये संवेग में आती हैं। तो संवेग क्या है, वुडवर्थ ने बताया था कि संवेग क्या है। वुडवर्थ के अनुसार, शायद मैंने पहले वाटसन गलत बोल दिया था, वुडवर्थ ने दिया था कि संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। ये कभी कभी उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में भी पूछे कि ये कथन किसने कहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसको याद रखिए। वुडवर्थ के अनुसार संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। उत्तेजित का मतलब ये है कि वो अपनी सामान्य स्थिति से अलग होता है। क्रोध, प्रेम, भय, जब काँप रहा हो या बहुत गुस्से में हो, ये क्या संवेग होते हैं। तो कह रहा है संवेग का कौन सा तत्व नहीं है, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। तो इसमें क्या हो जाएगा, दैहिक क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का कौन सा तत्व नहीं है, सॉरी, संवेग का कौन सा तत्व नहीं है, मैंने गलत पढ़ लिया, संवेग का तत्व है कर दिया, तो मतलब मन में मेरे ये था कि संवेग का तत्व है, नहीं, संवेग का तत्व नहीं। ये कभी कभी हम भी एग्जाम में भी ये बहुत मिस्टेक करते हैं, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे हुआ कि हमने नहीं ध्यान दे पाते हैं, मतलब पढ़ ही नहीं पाते हैं। हमारे दिमाग में रहता है कि पॉजिटिव वाला, मतलब कौन सा पॉजिटिव है, तो हम वही लगा के चले, फिर घर में देखते हैं वो नहीं था। इसलिए जब भी आपको नहीं दिखे तो आप पहले उसमें अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि वो आपको दिखे, दिमाग में रहे कि नहीं बताना है, जैसे अभी मैंने गलत कर दिया था। तो 6 का क्या कह रहा है कि संवेग का तत्व नहीं है, व्यवहारात्मक है, ठीक है, दैहिक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, लेकिन होता है तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो नहीं मतलब संवेदी जो है ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि संवेग का तत्व संवेदी नहीं होता, संवेदी एक संवेग का तत्व नहीं है, इसलिए डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे संवेग को पूछा जाता है कि वाटसन ने संवेग को कितने प्रकार के संवेग बताए, तो वाटसन के अनुसार 3 प्रकार के हैं। क्या है, पहला क्रोध, भय और प्रेम, ठीक है। तो वाटसन के अनुसार 3 प्रकार के संवेग हैं, क्रोध, प्रेम और भय, ठीक है। और अगर हम मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल ने दिया है, सॉरी ब्रश ऑन कर लूँ मैं, मैकडूगल ने कितने प्रकार के दिए हैं, अगर हम पूछा जाए मैकडूगल, तो मैकडूगल ने 14 दिए, ठीक है। यही पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल संवेग के सिद्धांत किसने दिए हैं, तो ये मैकडूगल ने दिए। मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए गए हैं, ठीक है, जो मनुष्य में होते हैं, मूल रूप से संवेग जो होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं मैकडूगल के अनुसार, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग लिखिए, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, उसको भी आप लोग ध्यान से देखते जाइए और पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7वां, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है, मतलब ये है कि शिक्षण के कई क्षेत्र बताए गए थे, एक संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक, ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है।
ये जब मैं एक दिन में आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा दूंगी, ठीक है। क्षेत्र के 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, किस में कौन से क्रम में कौन सा आता है, ठीक है। तो ये आपको रटने वाली चीज़ें, इसमें कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं, रटने वाली चीज़ें मैं आपको रटवा दूंगी। मैं आपको किसी दिन टॉपिक पढ़ा दूंगी, तो फिर आप लोग उसको नोट करके याद कर लीजिएगा। तो पहला क्या है कि 7वें में कितना ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मतलब ये कहने कि ये क्रम दिया गया है, आपको इसको क्रम में लगाना कि कौन सा क्रम सही है, उसे चूज करना है। तो मैं देख लेती हूँ, आपका यहाँ पे होगा 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले क्या है कि ज्ञान आता है, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन, ठीक है। ये कह रहा है कि मतलब किसी चीज़ को हम जब संज्ञान में लेते हैं, मतलब जब पढ़ते हैं तो उसे क्या कर, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। ज्ञान का मतलब उसके बारे में जानना, फिर क्या उसको बोध करना, मतलब उसे समझना, फिर अनुप्रयोग करना, उस पर अनुप्रयोग करना, फिर विश्लेषण का मतलब ये है कि हम उसको उसके खंडों उसको ना कई मतलब अलग अलग खंडों में तोड़कर उसे समझना, फिर संश्लेषण क्या, फिर उसके खंडों को जोड़ना, फिर मूल्यांकन क्या, फिर हम उसको मूल्यों का अंकन करेंगे कि हमने जो किया है, जिसके लिए बनाया है, जो भी किया है वो उसके लिए है या नहीं, वैलिड है कि नहीं है, उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू पता करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, ये क्रम है, इसको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 8वां, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? हमारा क्या है? है हमारा स्वेच्छाचारी, बी जनतांत्रिक, सी सहानुभूतिपूर्ण और डी क्या है? वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो 8वां का क्वेश्चन क्या है? अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है, तो नहीं को आप पहले अंडरलाइन कर दिए, जिससे आपको दिखे कि हाँ नहीं बताना है, मतलब गलत बताना है, पॉजिटिव नहीं बताना है। तो क्या कर, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और नीचे क्या था? नीचे क्या था हमारा? वांछनीय सूचनाएं दे। देखो ये तो सही होगा, क्योंकि वांछनीय सूचनाएं देने वाला मतलब ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो होगा ही। अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है? वांछनीय सूचना, वांछनीय का मतलब पॉजिटिव सूचनाएं देने वाला, मतलब ये सही है। उसके बाद नीचे आएंगे हम, क्या है? सहानुभूतिपूर्ण, मतलब ये अच्छे शिक्षण की विशेषता ये कि जब शिक्षक क्या है, सहानुभूतिपूर्ण करके, मतलब सहानुभूति रूप से बच्चों की सहायता करता है, मतलब प्रेम से सहानुभूतिपूर्ण रूप से पढ़ाता है, तो शिक्षण क्या है? अच्छी होती है। ये भी आंसर। जनतांत्रिक का मतलब क्या? बच्चों की स्वतंत्रता होती है, बच्चों को स्वतंत्र किया जाता है कि आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जो डाउट हो पूछ सकें, तो वो क्या है? जनतांत्रिक हो जाता है, ठीक है। अच्छे कक्षा शिक्षण की विशेषता ये है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा जाए कि वो अपने डाउट पूछ सके, डिस्कशन कर सकें, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मतलब सही है। तो अब ये सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? नहीं है। तो नहीं है तो मतलब स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी इज द करेक्ट आंसर। 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्वेच्छाचारी का मतलब ये है कि बच्चों को आप उसकी इच्छा पर छोड़ दीजिए, मतलब वो अपनी इच्छा से, उनको अपनी इच्छा से करें, पढ़ें या ना पढ़ें, जो भी करना है करें। तो ये अच्छे शिक्षण की विशेषता तो नहीं है ना, कि या तो टीचर अपनी इच्छा से पढ़ाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। टीचर का जो माना है वो पढ़ा दे, मतलब टीचर का जो माने वो पढ़ाए, ये अच्छी शिक्षा नहीं है। बल्कि बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता उनके मतलब लेवल के, उनके स्तर के हिसाब से जो शिक्षा पढ़ाई जाती है, वो अच्छे शिक्षण की विशेषता होती है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, ठीक है। तो स्वेच्छाचारी क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग और स्किनर। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। ये भी याद करने वाली चीज़ है। मैं इसको आंसर बता देती हूँ। विक्टर ब्रूम ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? विक्टर ब्रूम ने दिया है। जबकि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अगर कहें कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, केवल अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है, ये किसने दिया है? अब्राहम मास्लो। इनका पूरा नाम क्या है? अब्राहम मास्लो। में केवल मास्लो लिख देती हूँ। तो अब्राहम मास्लो क्या है इनका पूरा नाम है? अब्राहम मास्लो का मांग या आपूर्ति का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, ठीक है। मांग या आपूर्ति का सिद्धांत भी बहुत फेमस क्वेश्चन, यही पूछा था, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया। प्रेरणा का सिद्धांत भी किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया। लेकिन अगर प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत पूछे तो वो किसने दिया है? विक्टर ब्रूम ने दिया है। स्किनर के बारे में बता दें। स्किनर ने क्या किया था? चूहे पर, हाँ, स्किनर ने क्या किया था?
चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने दिया था सक्रिय अधिगम का सिद्धांत दिया था, वो प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। तो स्किनर ने भी कई प्रकार के सिद्धांत दिए, मतलब सिद्धांत एक ही है बट उनके नाम अलग अलग हैं, कई नाम अलग अलग नामों से पूछे जाते हैं। तो मैं ये किसी दिन मतलब जब मुझे टाइम मिलेगा तो एक एक टॉपिक करके मैं आप लोगों को कुछ मैंने वीडियो बना के डाले भी हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेंगे, और उसमें बहुत अच्छा मैंने समझाया हुआ है, और जो मैं नहीं पढ़ा है मैं फिर से पढ़ा दूँगी। ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। वैयक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन। कह रहा है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में जैसे हम देख रहे हैं कि नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं, मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ रही, ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है, ज़्यादा नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं बच्चों के सामने, तो उसके हिसाब से किससे संबंधित है, किस प्रकार किससे ज़्यादा मतलब बच्चे संबंधित होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं सूचना प्रक्रियाकरण से। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सूचना प्रक्रियाकरण, मतलब टेक्नोलॉजी से बच्चों को ज़्यादा जोड़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो इसके परिवार से संबंधित व्यवस्थापक अग्रिम मतलब आगे आने वाले समय में व्यवस्था किस परिवार से संबंधित होने चाहिए, तो टेक्नोलॉजी मतलब सूचना प्रक्रियाकरण से। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। 10वें का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। तो तैयारी और अर्जन ये कौशल नहीं है। ठीक है, कौशल के स्थानांतरण का मतलब ये है कि कौशल को एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करना। ठीक है, तो कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी, तैयारी और अर्जन। तैयारी करना नहीं, तैयारी और अर्जन नहीं है, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। साखी अभिक्रम, साखी मतलब कि जैसे मतलब कि एक ही शाखाओं में कई मतलब एक क्रम से एक ही शाखा में सीखना, नहीं ये भी नहीं है। रेखी मतलब एक रेखा में क्रम से सीखना, नहीं ये भी नहीं। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। कौशल अंतरण स्थानांतरण का या अंतरण मतलब एक गति है, मतलब गति तो है ये, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, कौशल क्या है, किसी भी व्यक्ति की क्षमता में परिवर्तन कर देता। क्षमता का मतलब कि जैसे कि उससे नहीं बनता, उसके मतलब कि जैसे वो कंप्यूटर नहीं जानता, उसकी क्षमता में नहीं था, ठीक है, वो कंप्यूटर बहुत कम है, उसने सीखा, उसके अंदर स्किल आ गई, ठीक है, उस मान लिया वो स्पीकिंग स्किल सीख रहा है, बोलने का कौशल, उसके बोलने के कौशल में क्या, उसकी क्षमता में पहले नहीं था, लेकिन उसकी क्षमता में परिवर्तन हुआ और अब वो बोलने लगा, उसके पास क्या बोलने का कौशल आ गया। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसके ये जब वो परिवर्तन होता है, ये क्या है, ये प्रक्रिया एक गति है। ठीक है, उद्देश्य नहीं है, ये क्या है, एक गति, एक प्रकार की गति है, क्योंकि उसके क्षमता में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन क्या है, एक प्रकार की गति है। तो कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 11 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 12 की तरफ। 12 के अन्य में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण के सूत्र दिए गए हैं। शिक्षण का सूत्र क्या है, मतलब ये है कि शिक्षण के सूत्र इसलिए दिए गए हैं ताकि बच्चों को शिक्षण के सूत्र को अपनाकर उनको मतलब शिक्षण सूत्रों को अपनाकर उनको अपने मतलब कि शिक्षण में अप्लाई करके बच्चों को सरलता एवं सुगम तरीके से समझाना या उन्हें सिखाना, इसलिए मतलब ये शिक्षण सूत्र बनाए गए हैं ताकि शिक्षक अपने व्यवहार में, अपने शिक्षण में इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके बच्चों को बहुत इजी तरीके से, बहुत सुगमता से पढ़ा सके, उन्हें सिखा सके। ठीक है, इसलिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षण सूत्र कौन सा कह रहा है, नहीं है। क्या है, नहीं है, मतलब नहीं को पहले अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कह रहे हैं, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, सॉरी क्या हो रहा है, शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है, तो नहीं का मतलब ये हम इसमें पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो नहीं हमें ध्यान में रखना है कि नेगेटिव बताना है। सरल से कठिन की ओर ये एक शिक्षण सूत्र है। ठीक है, निश्चित से अनिश्चित की ओर ये भी शिक्षण सूत्र है। दृश्य से अदृश्य की ओर ये भी शिक्षण सूत्र है। ये तीनों हैं तो मतलब ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि क्या कह रहे हैं, नहीं है, तो हम ये जब ये तीनों सूत्र हैं तो मतलब ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये आंसर नहीं होंगे। तो हमारा क्या बचा, ये लास्ट वाला क्या बचा हमारे पास, निगमन से आगमन की ओर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाए, क्योंकि शिक्षण सूत्र निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है बल्कि आगमन से निगमन की ओर होता है। ये उल्टा लिखा हुआ है, आगमन से निगमन की ओर। तो इसमें क्या है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये गलत है। उसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, नहीं का मतलब कौन सा गलत है। शिक्षण सूत्र क्या, कौन सा गलत है, कौन सा नहीं है। तो निगमन से आगमन की ओर एक शिक्षण सूत्र नहीं बल्कि आगमन से निगमन की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण सबको पता है, माइक्रो टीचिंग जिसको कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब ये है कि बहुत कम समय के लिए शिक्षण, ठीक है। शिक्षक क्या है, शिक्षक को जैसे कुछ सिखाने के लिए, कुछ कोई कौशल सिखाने के लिए उसको क्या करते हैं कि बहुत कम बच्चों के लिए, बहुत 5-10 बच्चों को उसमें रखा जाता है और उससे टीचिंग करवाई जाती है थोड़े समय के लिए। 36 मिनट की होती है ये। तो उसमें 36 मिनट में ऐसे मतलब कि सिखाया जाता है। और इससे मतलब जैसे एक बार उसने नहीं कर पाया, फिर से उसे क्या कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म शिक्षण मतलब एक कौशल को बढ़ाने के लिए, टीचरों के कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण बनाया गया। माइक्रो टीचिंग जिसको बहुत कम समय के लिए, बहुत कम बच्चों को बहुत कम समय के लिए पढ़ाया जाता है। इसमें जैसे प्रथम पद होता है, कह रहे प्रथम पद क्या होता है, प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। देखो अगर आपको नहीं भी पता है कि सूक्ष्म शिक्षण में प्रथम पद कौन, मान लिया हमें नहीं पता, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी काम को शुरू करने के पहले हम सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि हम उसको कैसे क्या करना है, पहले ये करना है फिर वो करना है। तो उसके सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो इसको आप तो कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर कर सकते हैं कि पहला पद क्या होगा, योजना बनाना होगा। क्योंकि किसी भी काम को शुरुआत करने के पहले आप लोग उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद क्या हो जाएगा, योजना बनाना हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं इसका कि होता क्या है, मतलब पूरा सबसे पहले हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। सबसे पहले योजना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पाठन मतलब शिक्षण कराएंगे, चाहे इसको आप शिक्षण कर दीजिए। शिक्षण मतलब सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, फिर शिक्षण करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर क्या होगा, फीडबैक आएगा, प्रतिपुष्टि जिसको कहते हैं, आप लोग इसको समझ जाइएगा, प्रतिपुष्टि। फिर इसके बाद क्या है, जब इसके बाद फिर पुनः योजना बनाएंगे, फिर क्या अगेन पुनः योजना बनाएंगे। फिर उसके बाद पुनः शिक्षण करेंगे, फिर पुनः प्रतिपुष्टि लेंगे, ठीक है। तो ये कितना, 1 2 3 4 5 6 चरणों में माइक्रो टीचिंग होती है। सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण हैं, 6 चरण। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। और सबसे पहला क्या है, अब आप लोग इसका क्रम याद कर लीजिए। कभी पहला पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है, लास्ट पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पहला पद क्या होता है हमारा, पहला पद होता है योजना बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, ठीक है। कह रहा है अवबोध स्तर के शिक्षण में कौन सा शामिल है। ये स्तर भी दिए गए हैं, शिक्षण के 3 स्तर भी दिए गए हैं, ठीक। स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और अवबोध स्तर, 3 स्तर है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, जब मुझे टाइम मिलेगा बीच बीच में आपको टॉपिक भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो 14 नंबर का क्या है, कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, पृथक्करण, तुलना, अनुप्रयोग, अन्वेषण। पृथक्करण, तुलना, अनुप्रयोग और अन्वेषण। तो इसमें क्या, ये भी याद करने वाली चीज़, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको सारा डिटेल में पढ़ाऊंगी, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। तो अन्वेषण क्या है, अवबोध स्तर में क्या है, अन्वेषण क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अवबोध स्तर के शिक्षण में क्या शामिल है, अन्वेषण मतलब खोज, इसको खोज भी कहते हैं, ठीक है। खोज भी कहते हैं, जिससे रिसर्च कहते हैं ना, खोज ही कहो अन्वेषण को, बात एक ही है। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए।
आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सॉरी। अब आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, फिर आपको इसके आधार पर 3 कथन दिए गए हैं, फिर आपको तीनों कथन पढ़ के फिर इसका क्या बात कूट दिया गया है, इसमें कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा ऑप्शन सही वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब संभव होगा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। शैक्षिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव हो। कह रहा है जब शिक्षण में हमें सुधार करना हो, शैक्षिक सुधार करने हो, तो प्रभावी कब होगा, कब प्रभावी शिक्षण सुधार विकेंद्रीकरण कब हो सकता है, कब संभव होगा। कह रहा है जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बिल्कुल जब भाई खंड जो संकुल संदर्भ केंद्र हैं, जैसे जो संकुल स्कूल होते हैं ना उनमें, और जब खंड विकास खंड में जो होते हैं इनमें जब केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, जब ये पार्टिसिपेट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, उसमें शिक्षण में सुधार आएगा। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, हाँ जो स्थानीय जो लोकल एरिया के लोग होते हैं वो लोग उपलब्ध हों, उनसे डिस्कशन किया जाए उनके शिक्षण में सुधार करने के लिए, तो इससे भी क्या हो, शिक्षण सुधार में विकेंद्रीकरण हो सकता है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो, यस अध्यापकों के पास संसाधन मतलब टीचिंग मटेरियल हो, ठीक है, टीचिंग एड्स हो, मतलब कि सामान बच्चों को समझाने के लिए, जैसे ग्लोब हो गया, और मतलब कि टीचिंग मटेरियल हो, जैसे बच्चों को जो सिखाने के लिए ना होते हैं ना, ग्लोब हो गया, चार्ट हो गया, और जैसे कि वो जोड़ सिखाने के लिए वो होते हैं ना, वो गोल गोल उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना कि उसमें गोली पड़ी होती हैं लाइन से, वो होता है ना, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बचपन में आप लोगों ने भी जोड़ा होगा उससे, मतलब 4 कोण का होता है, उसमें लकड़ी लगी होती है, उसमें गोली लगी होती है, उस मतलब टीचिंग मटेरियल जो होता है, टीचिंग एड्स जो होते हैं, जिनको दिखा कर बच्चों को ज़्यादा समझाया जाए, क्योंकि बच्चे जो देख कर ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है, जितना बोलने से नहीं समझा पाते हैं हम लोग, उसे देख कर प्रैक्टिकली करके ज़्यादा सीखते हैं। तो टीचिंग एड्स उपलब्ध होंगे तो शिक्षा में सुधार होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो तीनों सही हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर 15 का। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था 15, और जो 15 क्वेश्चन और बचे हैं 2018 के एग्ज़ाम के, तो मैं उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। और अगर किसी को लग रहा हो कि ये झूठ है तो आप लोग मिला लीजिएगा, 2018 में क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।